नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसका कारण यह है कि आप सभी को पता है कि मैं व्लॉग्स बनाता हूँ प्रॉपर्टीज़ के और अपना नंबर भी देता हूँ, तो कुछ लोगों से मैं बात भी करता हूँ और बात करते करते मुझे एक चीज़ खटकी और वो ये है कि बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसी प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे हैं जहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट हो। इनफैक्ट मैं खुद जब सोशल मीडिया पे जाता हूँ स्क्रॉल करते वक्त आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, काफ़ी रील्स में 10,000 भरिए अपने सपनों का घर बुक कीजिए, 20,000 भरिए घर बुक कीजिए, काफ़ी ऐसे ऑफर्स आते जाते हैं। और मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि यार, लोग एक्साइट हो जाते हैं 20,000 में, हाँ मेरे पास 20,000 पड़े हैं तो मैं घर जाके बुक कर लूँगा। क्या ये सोचना सही है? और ये जो फोन करते हैं ना, जनरली 24, 25, 27 के एज ग्रुप के लोग हैं जिनकी शायद शादी भी नहीं हुई है, अभी अभी 2-3 साल से कमा रहे हैं और उनको लगता है सोशल प्रेशर में कि हमें भी एक घर खरीदना चाहिए। तो ये जो डिसीजन या ये जो थॉट है ना, ये बहुत डेंजरस है। अब आप सोच रहे होंगे यार, ये खुद बंदा प्रॉपर्टी के ब्लॉग्स बनाता है और जब कोई घर लेने की सोच रहा है तो उसे उस डिसीजन को कह रहा है कि काफी डेंजरस थॉट है। मैं आपको समझाऊंगा इस व्लॉग में कि ये क्यों डेंजरस है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। अगर मेरे चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस एपिसोड से अगर आपको कुछ वैल्यू मिली तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, तो दर्शकों, मैंने अपना पहला घर 2005 में खरीदा था जब मैं सिर्फ 21 साल का था। और ये डिसीजन सही था या गलत था इसके बारे में हम किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने एक डिसेंट वैल्यूएशन पे वहां से एग्जिट किया। 9 टाइम्स मुझे उसके पैसे मिले। मैंने 2018-19 में वहां से एग्जिट किया था। लेकिन हम बात करते हैं उन दर्शकों की जो एक्साइट हो जाते हैं ऑफर्स देखकर। देखिए, आपको प्रमोशंस मिलते हैं, प्रमोशन वीडियो थ्रू कहते हैं कि ये ना 10,000 20,000 भजिए और छोटी सी बुकिंग अमाउंट में घर बुक कर लीजिए। क्या ये सही है? इसी चीज को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली बात, अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका 30% अमाउंट नहीं है ना, तो आप अपने आप को कंसिडर ही मत कीजिए कि आप उस सिचुएशन पे है कि वो आप घर खरीद पाए। बिल्कुल सही सुना, मिनिमम 30%। यानी अगर घर की कीमत 50 लाख है तो आपके पास कम से कम 15 लाख रुपए की सेविंग होनी चाहिए, तो ही आप अपने आप को उस काबिल मान पाएंगे कि आप उस घर लेने के लायक है। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन अगर हाँ, एक सिचुएशन अलग है कि अगर आपकी सैलरी मंथली 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए है, कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, बी माई गेस्ट, बिंदास कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी सैलरी कम है, अगर आप 60,000 70,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, तो प्लीज पहले सेव कर लीजिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। आप जाते हैं, बुक कर लेते हैं, फिर आपको वो प्लान बताता है, सर ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, इसमें आपको 2% स्लैब वाइज पेमेंट करनी है। आप बोलते हैं बिल्कुल सही है, मैं तो ये कर पाऊंगा। लेकिन फिर खेल शुरू होता है, क्योंकि आप इतने यंग एज पे आपको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती कि बैंक लोन कैसे अप्रूव होता है, सिबिल कैसे चेक होता है, उसके बाद उसमें अलग अलग कॉस्ट क्या क्या इंक्लूडेड है। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, पार्किंग, ये सब चीजें ना वो अपफ्रंट नहीं बताते। जब आप एक्चुअली डील क्लोजर पे आते हैं ना, तब ये सारी डिस्कशन शुरू होता है। उसके बाद और भी सारे चार्जेस होते हैं, सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस, ये सब तो हो गए। उसके अलावा जब घर आपको मिलेगा आपको और पैसे खर्च करने होंगे, तो ये सब चीजें ना आपको पता नहीं होती शुरुआत में। जब आप बुक करते हो और जब आपकी जेब से पैसा निकलना शुरू होता है, जब बैंक लोन शुरू होता है, तब आपको पता चलता है कि यार मैं किस प्रॉब्लम में फंस गया। अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन, आपने बुक तो कर दिया, बुकिंग के वक्त आपको कहते हैं सर सिर्फ 20,000 भरिए, फिर 1 महीने के बाद आपको बुकिंग करनी है जब हम लॉन्च करेंगे, और लॉन्च के वक्त कुछ नहीं, छोटा सा अमाउंट देना है आपको 2%, लेकिन आप कैंसिल कर सकते हैं जब आपको चाहिए। देखिए, वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको जब चाहे तब कैंसिल कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, 20,000 30,000 दे दिया। अब वो जो पैसा है ना उनके पास 3 महीने से 6 महीने तक पड़ा रहता है। 6 महीने या 3 महीने के गैप पर आपको कॉल आ जाएगा, सर हम लॉन्च कर रहे हैं, आप आ जाइए। अब लॉन्च पे आपको फिर से प्रोजेक्ट की डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्म्स पे साइन कराएंगे और कहेंगे सर अभी है ना आपको
2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी भरनी है। आप क्या करते हो, सोचते हो और फिर बोलते हो हाँ मुझे आप प्रॉपर्टी की डिटेल्स बता दीजिए, आप दे देते हो पैसे। आपने मान के चलिए कि 1 लाख रुपए दे दिए। अब आप घर जाते हो और फिर सोचते हो यार इनका जो रेरा पोजेशन डेट है ना वो 4 साल के बाद है। अब आप उनको कॉल करते हो कि मुझे कैंसिल करना है। अब यहां से शुरू होता है खेल। क्या होगा पता है, आप जब उनको फोन करेंगे ना वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि मत कैंसिल कीजिए सर, आगे जाके इसकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ेंगी। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी सोचिए टाइम इज मनी। 4 साल के बाद आप जो पैसे उनको दे रहे हैं ना उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन आपके पैसे को खाएगा अगर वो इन्वेस्टेड नहीं है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप वहां पर जाते हैं, कैंसिल करते हैं, फिर आपको वो दिखाएंगे पेपर, सर आपने जो पेपर साइन किया ना वहां पर लिखा है कि ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। नाउ जस्ट इमेजिन द स्ट्रेस। जो चीज खुशी से शुरुआत हुई थी अब वो आपको परेशानी दे रही है। और ये सब क्यों हुआ है पता है? इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, कि लोगों को बताना है कि मैंने घर बुक किया है, लोगों को दिखाना है कि मेरा घर ऐसा दिखने वाला है, तेरे भाई ने 2 BHK 1 BHK बुक कर लिया है, 4 साल में घर मिल जाएगा। ये जो शेखी बगाड़ने की जो हमारे समाज में आदत है ना, कॉलर टाइट करके कहने की मेरे पास खुद का 2 BHK होने वाला है 4 साल में, ये जो आप इन्फैचुएशन में और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जीते हो ना, ये आपको भारी पड़ता है। तो इसी वजह से जब भी घर लेने की बात हो बहुत सोच समझ कर लीजिए। सिर्फ ये कहकर काम नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एक्चुअली में होम बाइंग कैसी प्लान करनी चाहिए। मैंने 2 घर खरीदे अपनी पूरी जिंदगी में और बेचे भी है दोनों भी घर, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने जो गलतियां की है वो आप मत कीजिए और आपको वो हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि घर लेने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हमें कैसे प्लान आउट करना चाहिए। आइए समझते हैं। तो दोस्तों हम जब घर लेने की बात करते हैं ना, पहले समझिए क्या आपको सच में घर की जरूरत है। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं जहां पे आप ओनली सन है और आपके फैमिली ने ऑलरेडी 2 BHK 3 BHK का घर है, तो क्या सच में आपको एक अलग घर की जरूरत है? क्योंकि लोग होम बाइंग को और इन्वेस्टमेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे ये जो मेरा घर है ना ये इन्वेस्टमेंट है। देखिए वो कब होता है इन्वेस्टमेंट, जब वो आपका 2nd 3rd या 4th घर हो, तब वो आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास घर ही नहीं है तो जिस घर में आप रह रहे हैं दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए आप उसे बेचकर किसी या फिर डाउनग्रेड कर कर किसी और घर में रहने नहीं जाओगे। बहुत मुश्किल से ये लोग कर पाते हैं। लेकिन फैमिली के पास ऑलरेडी कोठी पड़ी है, बंगले में रह रहे हैं, फिर भी मैंने देखा है लोग नहीं एक है ना एक घर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है पता है, टैक्स प्लानिंग इज इट सेपरेट इश्यू, वी कैन टॉक अबाउट इट सेपरेटली। लेकिन प्योर इन्वेस्टमेंट अगर आपको पैसा बढ़ाना है देन आई डोंट थिंक होम बाइंग इज अ गुड ऑप्शन, अनलेस आप ऑलरेडी दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पर इन्वेस्टेड हो, यानी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, अलग अलग जो ऑप्शंस है वहां पर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, उसके बाद आप यहां पर स्विच करते हो, देन इट मेक्स सेंस। क्योंकि जनरली वहां पर रिस्क हाई होते हैं लेकिन रिवॉर्ड्स भी अच्छे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो मैं कभी भी फर्स्ट होम जो बाइंग है उसको इन्वेस्टमेंट कंसिडर करता ही नहीं है। और अगर मेरे पास काफी पैसा है उसके बाद अगर मैं घर खरीदूं देन आई विल कंसिडर दैट एज एन इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज रियल एस्टेट में आप प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होता है। दूसरा क्या होता है, घर खरीदने के लिए सबसे पहले डीपी यानी डाउन पेमेंट प्लस स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, ये जो अमाउंट है ना काफी बड़ा होता है। मेरे हिसाब से कम 30% जो वैल्यू है ना घर की, आप मान के चलिए अगर आप कहीं पर भी रहते हैं और 50 लाख 60 लाख का घर है तो उसका 30% प्लस वो जो 60 लाख 50 लाख है उसका और 10% यानी 40% आपके पास रेडी रहना चाहिए। अभी आप जनरेट कैसे करोगे? क्योंकि देखिए जब आप करियर की शुरुआत में हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में, चलिए म्यूचुअल फंड्स छोड़ दीजिए,
आपके पास सेविंग ही नहीं है, क्योंकि मैं वो सिनारे पे जा रहा हूँ जहाँ आप 20,000 देके घर बुक कर रहे हो और आपके पास कुछ फंड ही नहीं है। तो आपको कम से कम आरडी में पैसे डालने शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे जो हैबिट बनेगी तो आप स्विच कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरीज है, तो ये एपिसोड या ये ब्लॉग म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट हैबिट के बारे में है, जहां पर आपको घर की डाउन पेमेंट के लिए पहले एक कॉर्पस जनरेट करना पड़ेगा। एक आदत बनाइए, आप 2 साल 3 साल 4 साल वो उस पैसे को जमा कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप केपेबल है उस हैबिट के। क्योंकि घर जब लोगे ना तो ईएमआई शुरू हो जाएगी, तो वो तो आपको बाय डिफॉल्ट देनी पड़ेगी। कम से कम आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो कि समझिए कि अगर 40,000 की ईएमआई भरने के लिए रेडी थे, तो कम से कम 30,000 की एसआईपी या फिर एसआईपी प्लस आरडी आप 3 से 4 साल कर सकते हो, और हर साल उसमें 5% 10% जो भी आपका अप्रेजल होगा उसका प्रोपोर्शन अमाउंट आप बढ़ा सकते हो। अगर आप ये कर पाए ना, तो 2 चीजें होंगी। 5 साल के बाद आपके पास शायद वो 30% या 40% से ज्यादा अमाउंट अक्यूमुलेट हो जाए, प्लस यू विल बी अ बेटर person when it comes to finance. Your relationship with money will be completely different. बहुत लोगों को जानता हूं जिनके पास 4 घर है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बहुत लोगों को जानता हूं, वो बोलते हैं अरे क्या करना है, पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये नहीं सोचते कि अगर बीमार पड़ गए तो एक फ्लैट शायद बेचने की नौबत आ सकती है। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, 4 5 गाड़ियां भी है, बट दे डोंट हैव लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने फ्लैट लेके रखे हैं ये सोच के कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे फैमिली के लिए घर है। बिल्कुल सही है, फैमिली को घर मिल जाएगा, लेकिन फैमिली खाएगी क्या? पैसा तो लगेगा। और आपने जो गोल्डन ईयर था जहां पर आप एक अच्छे स्मॉलर प्रीमियम पे आप इंश्योरेंस ले सकते थे, आपने नहीं लिया। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, घर लेना अच्छी बात है, हर किसी को लेना चाहिए, लेकिन किसी के प्रेशर में आकर, सोसाइटी के प्रेशर में आकर शर्मा जी के बेटे ने 3 BHK ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी लेना कंपलसरी है। वो अपनी रेस दौड़ रहा है, आपको अपनी रेस दौड़नी है। फाइनेंशियली फ्री रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। सिर्फ घर इंपॉर्टेंट नहीं होता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द हाउ। हमारे कॉर्पोरेट में एक कहावत है, इफ यू हेट योर जॉब टेक अ होम लोन, यू विल स्टार्ट लविंग इट। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि आप फंस जाओगे और आपके पास रिफ्यूजल का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। तो आई होप आज मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है इसके बारे में आप सोचेंगे, और जस्ट बिकॉज चीजें बिक रही हैं, कम दामों में बिक रही है, इसका मतलब ये नहीं कि खरीदना जरूरी है। हमारी जिंदगी हमारे हाथों में, हमारी खुशी हमारे हाथों में। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। आशा करता हूं कि इस व्लॉग ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।